सुनील जी, मैं तो आपको भैया कहती हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। गुस्से से मैंने सुनील की कैद से खुद को छुड़ाने की एक नाकाम कोशिश की, पर उस पर तो जैसे हवस का भूत सवार था। मैंने रोते रोते उससे कहा कि मैं आपसे उम्र में कितनी छोटी हूँ और आपकी भी तो एक बहन है, पल्लवी। क्या उसके साथ भी आपने कभी ऐसा किया है? आपने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। मैं रोए जा रही थी। मेरे घुटनों में भी चोट लग गई थी, जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा था। खैर, मेरा नाम सुनीता है। मैं बनारस में अपनी मम्मी पापा और एक छोटे भाई, जिसकी उम्र लगभग 4 साल की थी, उनके साथ रहती थी। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और माँ एक हॉस्पिटल में नर्स थी। हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। पापा की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर मेरे माँ बाप पूरी कोशिश करते थे कि वो हमें अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छा खिला सकें, पहना सकें, वगैरह वगैरह। मैं इंटरमीडिएट में पढ़ती थी। घर के अच्छे खान पान की वजह से मैं एक भरे और सुडौल बदन की थी। मेरे लंबे लंबे रेशमी बाल मेरी सुंदरता पर 4 चांद लगाते थे। मेरी सगी माँ का देहांत लीवर की एक लंबी बीमारी की वजह से हो गया था। पापा ने माँ का बहुत ही अच्छा इलाज कराया और बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, पर ईश्वर को शायद यही मंजूर था। जिस समय माँ का देहांत हुआ तो मैं भी बहुत छोटी थी। मेरे पापा के ऊपर अब घर के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी आ गई थी। पापा बहुत ही उदास रहने लगे थे और इसी टेंशन में वो कभी कभी पी के भी आ जाया करते थे। उन्हें इतना परेशान और उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देखकर उनके दोस्तों और घर वालों ने मिलकर पापा की दूसरी शादी करवा दी। पापा तो बिल्कुल भी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। उनका यही कहना था कि मैं किरण की जगह किसी भी दूसरी औरत को नहीं दे सकता। मेरी पहली माँ का नाम किरण था और उन्होंने एक एक चीज़ जोड़कर सारी गृहस्थी बनाई थी, तो पापा किसी दूसरी औरत को उनकी जगह नहीं लाना चाहते थे। पर कहते हैं ना कि घर में एक औरत का होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे घर के मुखिया पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ कम हो जाता है। खैर, पापा दूसरी शादी के लिए मान गए। मेरी दूसरी माँ सीमा, जो कि इस समय हमारे साथ हैं, वो भी एक विधवा थी और एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर थी। 35 की उम्र में भी वो 24 साल की लड़कियों को फेल करती थी। उनको पहले पति से कोई बच्चा नहीं था और उनके पति भी किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। पापा को सीमा जी और सीमा जी को मेरे पापा पसंद आ गए और जल्द ही दोनों को शादी के बंधन में फिर से बांध दिया गया। सीमा जी बहुत ही हंसमुख थी। उन्होंने आते ही अपने नए घर को ऐसे संभाल लिया जैसे कि कई सालों से रह रही हूँ। सभी का बराबर से ख्याल रखना, मुझे सुबह सुबह तैयार करना, मेरे लिए टिफ़िन बनाना, मुझे स्कूल भेजना, फिर पापा को ऑफिस भेजकर खुद भी हॉस्पिटल जाना, सारा काम वो बहुत ही खुशी खुशी करती थी। अब पापा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम हो गई थी। वो मेरा और इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। कभी लगता ही नहीं था कि सीमा जी मेरी सौतेली माँ है। अब पापा भी खुश रहने लगे थे और उनकी तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद सोच सोच कर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। 1 साल बाद हमारे घर में एक नए सदस्य की किलकारी गूंजी। मेरा छोटा भाई, जो कि बहुत ही गोल मटोल और सुंदर था। छोटे भाई का नाम राहुल है। राहुल के आने से हमारे घर की खुशियां दुगनी हो गई। सभी लोग नए मेहमान के आने से बहुत खुश थे, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि हमारे परिवार की सारी खुशियां एक पल में जाने वाली हैं और इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। हुआ यूं कि पापा का ट्रांसफ़र कंपनी वालों ने दिल्ली कर दिया, तो पापा हम सबको लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गए। बड़ी मशक्क़त के बाद सारी चीज़ें दिल्ली में व्यवस्थित हुईं। माँ ने भी दिल्ली में एक हॉस्पिटल में नौकरी ढूंढ ली और मेरा भी दिल्ली के ही स्कूल में एडमिशन हो गया। हम लोग दिल्ली की एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी में रहने आए थे। हमारे मोहल्ले वाले भी बहुत अच्छे थे। छोटे भाई को क्रेच में डाल दिया गया था, क्योंकि सभी लोग ऑफिस और मैं स्कूल चली जाती थी। दिल्ली में भी हमारा घर ठीक ठाक से सेट हो गया था और तभी एक घटना से पूरा परिवार बिखर गया। पापा एक दिन बाइक से ऑफिस जा रहे थे और अचानक ही वो बाइक स्लिप कर गई और सर में चोट लगने की वजह से उनका देहांत हो गया। पापा की बॉडी को पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो पता चला कि अचानक से दिल का दौरा पड़ गया था, जिस वजह से पापा अपना सेंस खो बैठे और बाइक गिर गई। हमारी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी सीमा माँ तो एक बार फिर से विधवा हो गई थी। वो पापा को बहुत प्यार करती थी। वो बहुत रो रही थी और उनकी हालत एकदम पागल जैसी हो गई थी, पर किसी तरह लोगों ने उन्हें संभाला और कहा कि अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है,
इसलिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। माँ ने ऐसे हालात में खुद को संभाला और अपनी नौकरी के साथ साथ हमारी परवरिश जारी रखी। हमारे एक पड़ोसी रमेश भैया अपनी पत्नी उर्मिला और अपने देवर सुनील जी के साथ रहते थे। उनका सबका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। पापा के देहांत के समय उन्होंने हमारे परिवार की बहुत मदद की थी। तभी से उनके घर हम लोगों का आना जाना चालू हो गया था। अब पापा के न रहने पर कमाई भी खत्म हो गई थी, तो माँ ने मेरे छोटे भाई यानी राहुल को से निकाल लिया था। और अब जब हम दोनों माँ बेटी घर से स्कूल और ऑफिस के लिए जाते तो राहुल को रमेश भैया के यहाँ ही छोड़ जाया करते, और शाम को जब मैं स्कूल से आती तो राहुल को रमेश भैया के यहाँ से ले आती। राहुल की वजह से मेरा भी रमेश भैया के यहाँ आना जाना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। रमेश भैया का छोटा भाई सुनील ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। सुनील मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ अजीब सी थीं। वो गली के लड़कों के साथ घूमना टहलना, सिगरेट पीना और घंटों कहीं पर खड़े होकर बातें करना, ये सब मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो माँ ने उर्मिला भाभी से कह दिया था कि थोड़ा सुनीता का ध्यान रखिएगा, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो उर्मिला भाभी रमेश भैया को ऑफिस के लिए विदा करके मेरे ही घर आ गईं और पूरा दिन घर पर ही रहीं। उस दिन वो मुझे बताने लगी कि सुनील भैया की आदतें कुछ ठीक नहीं हैं, वो घर पर भी अजीब सा व्यवहार करते हैं। भाभी बताने लगी कि जब भी वो घर पर साफ सफाई करती हैं या झाड़ू पोछा लगाती हैं तो सुनील भैया उनकी तरफ बड़ी ही गंदी नज़रों से देखते हैं। जब वो झुककर झाड़ू लगाती हैं तो सुनील भैया उनके सामने ही खड़े होकर उन्हें गंदी निगाहों से देखने लगते हैं। और बताने लगे कि एक बार सुनील भैया ने उन्हें पकड़ भी लिया था, जिससे भाभी बहुत डर गई थी और उन्हें बहुत डांटा भी था। रमेश भैया की डर की वजह से सुनील ने फिर से वैसा कुछ भी नहीं किया, पर भाभी हमेशा सुनील से सावधान ही रहती हैं। इन्हीं सब बातों में हमारा पूरा दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मम्मी हॉस्पिटल से आ गई और उर्मिला भाभी को मेरी देखभाल करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भी बोला। उर्मिला भाभी भी अपने घर चली गई। फिर कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे स्कूल में हाफ डे हो गया और मैं जल्दी घर चली आई। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े चेंज करके रमेश भैया के यहाँ से राहुल को ले आती हूँ। तो मैंने अपने स्कूल की ड्रेस उतारकर जीन्स और टॉप पहन लिया और फिर मैं घर पर कुंडी लगाकर रमेश भैया के यहाँ राहुल को लेने पहुँच गई। मैंने बेल बजाई तो सुनील निकले। उन्होंने कहा, हाँ सुनीता, क्या हुआ? मैंने कहा, भैया मैं राहुल को लेने आई थी। भाभी हैं क्या? तो सुनील ने बोला, हाँ हाँ अंदर आओ। जब मैं अंदर पहुंची मैंने पूछा, भाभी कहाँ हैं? तो सुनील बोला कि भैया भाभी कुछ खरीदारी करने मार्केट गए हैं। तुम आओ बैठो। मैं जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी राहुल दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। सुनील मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास ले आया और बोला, लो सुनीता कोल्ड ड्रिंक पियो, बहुत गर्मी है। मैंने भी बिना कुछ सोचे कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब कोल्ड ड्रिंक पीते ही मुझे हल्की हल्की नींद सी आने लगी। पता नहीं उस कोल्ड ड्रिंक में क्या था। मैंने सुनील भैया से बोला कि भैया मैं चलती हूँ घर। तो सुनील बोला, रुक जाओ, अभी चली जाना, भाभी आती ही होंगी। उसके कई बार कहने पर मैं फिर से बैठ गई और थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि सुनील मेरे पीछे आकर खड़ा है और उसने मेरे पीछे मुड़ने से पहले ही मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। मैं एकदम घबरा सी गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी नींद जैसे गायब सी हो गई। मैं खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन सुनील मुझे पकड़े ही रहा। मैं रोने लगी। मैंने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। पर उसने बोला, अरे नहीं सुनीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उर्मिला भाभी और रमेश भैया कमरे के अंदर आ गए, क्योंकि जल्दबाजी में सुनील बाहर का गेट बंद करना भूल गया था। और भाभी सुनील को इस हालत में और मुझे रोता हुआ देखकर सारी घटना समझ गईं। उन्होंने तुरंत ही मुझे सुनील के हाथों से छुड़ाया और फिर रमेश भैया ने सुनील को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पाते ही सुनील का भूत उतर गया और वो भैया भाभी को अचानक वहां देखकर हक्का बक्का हो गया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हुआ था। भाभी मुझे अपने सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। रमेश भैया ने उसे बहुत मारा और उसे वापस अपने गांव भेज दिया और घर पर अपने माता पिता को फोन करके सुनील की सारी करतूत भी बता दी। उर्मिला भाभी ने भी अपनी कई दिनों की भड़ास निकाल ली। उन्होंने रमेश भैया को सुनील की सारी हरकतें बता दी। रमेश भैया और उर्मिला भाभी दोनों शर्मिंदा होकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और शाम को जब मेरी माँ हॉस्पिटल से लौटी तो भैया भाभी ने उन्हें सारी घटना के बारे में बताया और हाथ जोड़कर मेरी माँ से भी माफ़ी मांगी। मेरी माँ भी इस घटना से बहुत घबरा गई, क्योंकि वो भले ही मेरी सौतेली माँ थी पर सगी माँ की तरह ही हमेशा मुझे प्यार किया था।
खैर, अब सुनील गांव में ही रहता है। फिर कुछ महीनों बाद हम लोग वापस बनारस शिफ्ट हो गए और मेरी माँ को उनके पुराने वाले हॉस्पिटल में फिर से जॉब मिल गई। अब हम लोग यहीं रहते हैं, लेकिन उस घटना से मैं पूरी तरीके से हिल गई। अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा फिलहाल। अब हम लोग पापा की यादों के साथ खुशी से बनारस में ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास ही दी गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस और सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।